So, welcome back in chemistry class. So today our topic is rules of significant figure for multiplication, division, addition and subtraction. Okay. तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर significant figure for multiplication और डिवीजन, इसका एक रूल होता है, एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इसका एक रूल होगा। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। rules for multiplication and division. Rules for multiplication. Rules for multiplication और डिवीजन दोनों के लिए सेम रूल फॉलो होता है, डिवीजन। तो इसको डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई 2 डिजिट है, उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2.5 है और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 1.25 से मल्टीप्लिकेशन करना है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.25 है और इसका मल्टीप्लिकेशन 2.5 से करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल किया हुआ है। तो एक साथ हम डाटा लिख दे रहे हैं। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 3.125 आ रहा है, 125 है ना। लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से ये सही रिजल्ट नहीं हुआ, ये करेक्ट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल क्या कहता है कि देखिए कि जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? टोटल 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2। तो इसमें कम है, इसमें मिनिमम है। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, हमारा जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट होगा जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। लेकिन इसमें तो टोटल कितना सिग्निफिकेंट है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के लॉ के हिसाब से ये हम लोग का एक्यूरेट आंसर नहीं हुआ। एक्यूरेट जो आंसर होगा दैट इज 3.1। ये हमारा एक्यूरेट रिजल्ट हुआ, एक्यूरेट रिजल्ट हुआ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के लॉ के हिसाब से, कि जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए उसमें जो है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल ही के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में जैसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और ऑप्शन ए दे दे, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कि ऑप्शन ए दिया हुआ 3.125 और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3.1, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो गया, क्योंकि जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 25 में, तो हमारा आंसर रिजल्ट भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो ये हम लोग का एक्यूरेट रिजल्ट हुआ। क्लियर है ना? यस सर। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सेकेंड जो रूल है हमारा एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए, नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन में। बात करें रूल्स फॉर रूल्स फॉर एडिशन, रूल्स फॉर एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो रूल है ये सिमिलर होता है, एडिशन करे या सब्सट्रैक्शन करे इसके लिए सेम रूल है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट एग्जांपल, उसको फिर जो है कि जस्टिफाई कर लेंगे, क्वांटिफाई कर लेंगे। मान लीजिए ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 12.11 ऐसे करके दिया हुआ, और फिर एक दिया हुआ है डाटा हमारा 18 पॉइंट जो है कि 0 दिया हुआ, और फिर इसमें जो है कि 31
0 1 2 दिया हुआ है। तो देखिए इसको सबको ऐड करेंगे, वही सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही। तो ये हमारा जो है कि 2 है, आपका 2 है, और फिर 1 है, डेसिमल है, और फिर आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका 18 1 है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है कि हमारा 3 हो जाता है। तो इसको ऐड करेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट जो आएगा हमारा एडिशन के बाद जो डाटा आएगा ये आएगा। लेकिन जो हमारा रिजल्ट होगा, देखिए जो हमारा रिजल्ट होगा सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, सिग्निफिकेंट फिगर के लॉ के हिसाब से जो एक्यूरेट रिजल्ट होगा, तो उसमें ये कहता है कि देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है एडिशन सब्सट्रैक्शन में। इसमें सिर्फ डेसिमल के बाद नंबर काउंट करते हैं कितना नंबर है, डेसिमल के बाद। मल्टीप्लिकेशन में टोटल नंबर काउंट करते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट। इसमें लेकिन डेसिमल के बाद देखते हैं, इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट। यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। तो आंसर हमारा डेसिमल के बाद जो मिनिमम है ना, ये सबसे मिनिमम है, तो आंसर भी हमारा डेसिमल के बाद मिनिमम है। मिनिमम है, तो आंसर भी जो हमारा होना चाहिए, जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए उसमें भी 1 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए रिजल्ट में, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो जो मिनिमम नंबर है डेसिमल के बाद, रिजल्ट भी हमारा 1 डेसिमल आफ्टर जो है कि 1 डिजिट होना चाहिए, आफ्टर डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही होना चाहिए। तो देखिए हमारा एक्यूरेट जो रियल रिजल्ट होगा दैट इज 31 पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये हमारा आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए इसका क्वेश्चन बना दें कि इसको ऐड कर रहे हैं, ऑप्शन दिया हुआ है कि एक ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा ऑप्शन की आपका रिजल्ट जो इसका एडिशन हो रहा है, एक रिजल्ट 31.1 दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 31.1 दिया हुआ है। तो बी वाला करेक्ट होगा, ए नहीं। ये लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट कहता है कि मिनिमम जिसमें मिनिमम नंबर होगा वही होगा। तो ये था फॉर एडिशन, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। सर प्रीवियस पेज दिखाइए ना। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक है और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पे ये लास्ट टॉपिक है डायमेंशनल। ओ जो तारो को सक्का को टिक करो ना, वो 12टा समय देवा होइते कर लेंगे, माइक म्यूट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग एक्चुअली क्या हम लोग को सीखना है, क्या हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्जन जो करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए जो है रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन यूनिट, डिफरेंट यूनिट में रिलेशन पता होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरत है कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट ये पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट जो है ये हम लोग को पता होना चाहिए, डिफरेंट यूनिट। ठीक है ना। अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस जो है डिफरेंट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन करते हैं हम लोग, यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, इसको हम लोग किस मेथड से करते हैं,
इसको किस मेथड से हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कन्वर्जन होता है दैट इज कन्वर्जन होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ, इसको हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो यूनिट फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट फैक्टर मेथड के हेल्प से हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर लेवल मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर लेवल मेथड। फैक्टर लेवल मेथड जो है बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड। तो ये यूनिट फैक्टर मेथड क्या होता है या फैक्टर लेवल मेथड क्या होता है, या रिलेशन ये डिफरेंट यूनिट में क्या है, इसको हम लोग को याद रखना होता है और सबको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रिलेशन होता है केजी और ग्राम में, एक रिलेशन है केजी और ग्राम में एक रिलेशन है, और केजी और ग्राम में रिलेशन जो है वो हम लोग को पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस रिलेशन के हेल्प से हम लोग यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। कैसे? केजी को ग्राम में, केजी को ग्राम में या ग्राम को केजी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को कन्वर्जन ऑफ यूनिट कहते हैं। इसके लिए रिलेशन पता होना चाहिए। अब देखिए यूनिट फैक्टर मेथड क्या है, यूनिट फैक्टर मेथड क्या है, तो देखिए इसको हम लोग यूनिट फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि 1 kg इक्वल टू क्या है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर हम ऐसे लिखे कि 1 kg डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम से अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 1000 ग्राम से, तो ये दोनों तो सेम है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। कैसे हो गया? 1 तो देखिए 1 kg है और 1000 ग्राम को भी तो हम लोग 1 kg लिख सकते हैं ना, 1000 ग्राम बना तो 1 kg बाई 1 kg 1 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख दे कि 1000 ग्राम बाई 1 kg, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। 1 तो इसी ये जो 1 आया ना वैल्यू, kg बाई 1 kg बाई 1000 या 1000 ग्राम बाई 1 kg, ये 1 आया, इसी कहते हैं यूनिट फैक्टर, और इसलिए इसका नाम पड़ा है यूनिट फैक्टर मेथड, ठीक है ना, इसी कहते हैं यूनिट फैक्टर, इसका नाम हुआ यूनिट फैक्टर मेथड। अब इसी के हेल्प से हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो 500 ग्राम है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 500 ग्राम हमारा है और इसको चेंज करना है कि केजी में, इसको चेंज करना है केजी में, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका तरीका ये होता है, प्रोसेस ये होता है कि देखिए 500 इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय थ्योरी, कि 500 ग्राम को हम लोग 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए इसको फिर फर्दर लिख सकते हैं 500 जो है कि ग्राम, और ये जो यूनिट फैक्टर है ना, 1 फैक्टर है ना, इसको हम लोग लिखेंगे इस रूप में लिखेंगे, या तो इसके रूप में लिखना है या इसके रूप में लिखना है। देखना है कि कन्वर्ट किस में करना है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो हम केजी बाई 1000 लेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नोमिनेटर केजी बाई 1000 लेंगे। तो इसको हम लोग 1 यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg बाई 1000 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया, तो हमारा बच क्या गया, 500 बाई 1000, और ये केजी हो गया, और ये कितना हो गया, तो हाफ केजी हो गया। तो इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड, इसी को कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड। कि एक तो रिलेशन पता होना चाहिए 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और रिलेशन के हेल्प से हम लोग यूनिट फैक्टर डिफाइन करते हैं, केजी बाई ग्राम या ग्राम बाई केजी। अब ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो केजी में चेंज करना है तो हमारा यूनिट फैक्टर जो हम लोग लेंगे किस रूप में लेंगे, किस रूप में लेंगे यूनिट फैक्टर में, तो केजी बाई ग्राम में लेंगे। ग्राम को केजी में चेंज करना है तो यूनिट फैक्टर जो है किस रूप में लेंगे, 1 kg बाई 1000 ग्राम लेंगे। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड में 1 ही है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होता है, इसे कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। तो ये पहला एग्जाम्पल है, इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है और रिलेशन है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये बाय थ्योरी हो गया। देखिए इसका ट्रिक भी है कन्वर्ट करने के लिए, तो इतना सारा हम लोग प्रोसेस किए, लेकिन इसका ट्रिक भी है, उसको भी हम बता रहे हैं, और फिर अदर एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख लीजिए यहाँ तक।
यहाँ तक क्लियर है ना? कुछ पूछना तो नहीं है? सर हाँ बोलिए। सर कन्वर्शन ऑफ यूनिट सर फिर से बताइए, मतलब केजी 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, उससे बोलता है कन्वर्शन ऑफ यूनिट। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना। इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन दिया ना, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है कि 500 ग्राम में कितना केजी होगा, या 500 ग्राम को केजी में चेंज करना है, इसको बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब ग्राम हाँ, को सर। केजी में चेंज करने के लिए आपको ग्राम और केजी में रिलेशन पता होना चाहिए, केजी और ग्राम में क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए। तो बता दिए, ये मालूम होना चाहिए, ये याद रखना है कि 1 kg/1000 ग्राम हो गया, ये इसका रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन से हम लोग यूनिट फैक्टर डिफाइन करते हैं, यूनिट फैक्टर डिफाइन करते हैं कि 1 kg/1000 ग्राम ये भी 1 के इक्वल होगा, 1000/1 kg ये भी यूनिट के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनिट फैक्टर मेथड। अब क्या बोले कि ग्राम को केजी में चेंज करना है ना, तो ये वाला फैक्टर यूज करेंगे, kg/ग्राम। और ये 1 है, लेकिन किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से तो चेंज नहीं होता है। तो 500 ग्राम को मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 से मल्टीप्लाई किस रूप में कर रहे हैं, तो यूनिट फैक्टर के रूप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यूनिट फैक्टर क्या है, तो केजी में कन्वर्ट करना है, तो केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो kg/ग्राम लेंगे। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा केजी को, तो ग्राम/केजी लेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ऐसा है। थैंक यू सर। तो अब हम लोग और एग्जांपल भी देखेंगे और इसका ट्रिक भी थोड़ा सा बताते रहे नेक्स्ट पेज में। देखिए ये तो बाय प्रोसेस हो गया, बाय प्रोसेस हो गया कि फॉर एक और इसको सेकंड एग्जांपल ले लिए, बाय प्रोसेस हो गया। मान लीजिए 5 kg है और इसको हम लोग को चेंज करना है कि ग्राम में इसका वैल्यू कितना होगा। ये कन्वर्जन हो गया केजी का ग्राम में। तो हम क्या बोले कि 5 kg जो है ना, 5 kg, इसको 1 से तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, और हमको ग्राम में चूंकि चेंज करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे यूनिट फैक्टर के हिसाब से कि 1 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो केजी ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम को ऊपर लिखेंगे, यानी कि 1000 ग्राम हो गया बाई 1 kg, ऐसे लिखेंगे। ये यूनिट फैक्टर हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए केजी केजी कैंसिल हो गया, अब हमारा क्या बच गया, 5 × 1000, और इतना क्या हो गया, ग्राम हो गया। तो 5 kg 5000 ग्राम आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया 5000 ग्राम हो गया। तो ये यूनिट का कन्वर्जन हो गया, और इस मेथड को, प्रोसेस को कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। अब देखिए इसके लिए ट्रिक भी है ना, इसके लिए ट्रिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिक भी हमारा होता है। ट्रिक के लिए ये ध्यान रखना है कि देखिए केजी है और एक क्या है हमारा, ग्राम है। केजी है और ग्राम है, इसमें कौन बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट कौन सा है, बड़ा यूनिट कौन सा है, तो केजी क्या है कि ये लार्ज यूनिट होता है, और ग्राम क्या होता है, ये स्मॉल यूनिट होता है। स्मॉल यूनिट। तो ट्रिक ये कहता है कि बड़े क्वांटिटी को छोटे, लार्ज क्वांटिटी को, यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, रिलेशन से। रिलेशन कितना का है, 1000 का है। अगर ग्राम को केजी में चेंज करना है तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे, जो रिलेशन है 1000 से। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गया, ये ट्रिक हो गया, यानी कि इसमें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यूनिट फैक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जितना सारा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, हम लोग शॉर्टकट में ही करते हैं, ट्रिकी वे में भी कर लेते हैं। ये प्रोसेस से समझने के लिए है, या फिर जहाँ दिक्कत हो रहा है उसके लिए है, अदरवाइज मैक्सिमम हम लोग ट्रिकी वे में ही यूज करते हैं। अब ट्रिकी वे में करना है, जैसे कि मान लीजिए 5 kg है और इसको हमको ग्राम में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो क्या बोले, ग्राम। लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल में चेंज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5000 ग्राम आ गया, डायरेक्ट लिख दिए वैल्यू, है ना, डायरेक्ट लिख दिए। अब दूसरा जैसे मान लीजिए है कि 100 ग्राम है और इसको केजी में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 को 1000 से जो है डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ गया, तो हाँ 0.1 kg आ गया।
तो ये भी सही है, कैलकुलेशन के लिए हम लोग यही यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है, ट्रिकी यूज करना है, लेकिन ये बाय प्रोसेस हो गया यूनिट फैक्टर मेथड। क्लियर है ना? यस सर। यस तो सर। ये ट्रिक भी हर जगह यूज होगा और ये यूनिट फैक्टर मेथड भी हर जगह, बस इतना ही थ्योरी है इस पूरे टॉपिक में। बस एग्जांपल हम लोग और डिफरेंट एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे, यहां तक लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, चलिए जो थर्ड एग्जांपल की हम लोग बात करें। थर्ड एग्जांपल देखिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है हम लोग को, इंच में ना, इंच और सेंटीमीटर में जो है कि कन्वर्जन देखना है, इंच सेंटीमीटर में। देखिए इसके लिए रिलेशन इंपोर्टेंट होता है, वो याद रखना है कि 1 इंच जो होता है हमारा, इसको IN से लिख सकते हैं। 1 इंच जो होता है ये 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये रिलेशन हो गया। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसके लिए यूनिट फैक्टर कैसे लिखेंगे? तो 1 इंच बाई 2.5 सेंटीमीटर, और ये 1 के इक्वल होगा, या 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच, ये जो है यूनिट फैक्टर इसका हो गया। अब जिसमें कन्वर्ट करना हो, अब फॉर एग्जांपल जो है कि मान लीजिए 5 जो है 5 इंच को हम लोग को चेंज करना है सेंटीमीटर में, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 5 इंच को चेंज करना है, तो क्या बोले, ये हमारा 5 जो है कि इंच हो गया, 5 IN से इंच ले रहे हैं, 5 इंच, और इसको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो यूनिट फैक्टर जो हम यूज करेंगे सेंटीमीटर बाई इंच, ये वाला यूज करेंगे, यानी कि 2.54 हो गया, और ये सेंटीमीटर, और बाई क्या हो गया हमारा? इंच हो गया, 1 इंच हो गया। तो देखिए इंच से इंच कैंसिल होगा, अब जो बच गया 5 इंटू 2.54, और इतना जो है कि 2.54, और ये हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर में आंसर आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 और 25 जो है कि 26 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10, और जो है कि 12, हाँ हाँ 12.6 जाएगी। ठीक है ना, 5 4 या 20, और 2 जो है कैरी आउट होगा, 25 सॉरी 27, 12.7। 12.7। तो इतना क्या हो गया? ये सेंटीमीटर हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये 12.7 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट फैक्टर मेथड से हो गया। और ट्रिकी वे में करना था, अगर ट्रिकी वे में इसको डायरेक्ट हम लोग को कैलकुलेट करना था, तो 5 इंच, और इंच जो है कि बड़ा क्वांटिटी होता है, सेंटीमीटर छोटा क्वांटिटी होता है, तो बस बड़ा है और बड़ा को इंच को जो है कि सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? रिलेशन से। रिलेशन क्या है? 2.54 का 2.5। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है कि आंसर जो है कि 12.7 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे कैलकुलेट कीजिए, प्रोसेस यूनिट फैक्टर मेथड हो गया, और ट्रिक में डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। तो ये थर्ड रिलेशन था, इंच और सेंटीमीटर का थर्ड एग्जांपल था, है ना। पहला केजी और हम लोग ये देखे केजी और ग्राम का, और ये सेकंड रिलेशन हो गया ना, सेकंड रिलेशन हो गया किसका? इंच और सेंटीमीटर का। देखिए और भी रिलेशन है, नेक्स्ट पेज में हम लोग चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में थर्ड रिलेशन हम लोग बात कर ले रहे हैं। देखिए एक होता है कैलोरी और एक होता है जूल, ठीक है ना, पूरा लिख लें। कैलोरी और जूल का रिलेशन देखना है, कैलोरी एंड जूल। और कैलोरी और जूल किसका यूनिट होता है? एक होता है हमारा कैलोरी होता है, कैलोरी एंड जूल जो है कि ये दोनों जो है हीट या एनर्जी का यूनिट होता है। जूल ये किसका यूनिट होता है? एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं कैलोरी या जूल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, या एग्जैक्ट वैल्यू इसका 4.18 जूल होता है। तो कैलकुलेशन में 4.2 भी ले लेते हैं हम लोग, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो है कि रिलेशन हो गया। इसमें इसके हेल्प से जो यूनिट फैक्टर डिफाइन करेंगे कैसा होगा कि 1 कैलोरी बाई 4.2 जूल, ये इक्वल होगा किसके? 4.2 जूल बाई 1 कैलोरी के, और ये सारा इक्वल होगा 1 के, इसी को यूनिट फैक्टर बोले। अब मान लीजिए कि हाँ हम लोग को जो है कि
कन्वर्जन करना है, ठीक है ना, कन्वर्जन करना है। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 5 कैलोरी को हम लोग को चेंज करना है किसमें, जूल में कन्वर्ट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट फैक्टर मेथड यूज करेंगे। 5 कैलोरी और जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल बाई कैलोरी हम लोग यूज करेंगे। तो 4.2 जूल और डिवाइडेड बाई 1 कैलोरी। देखिए कैलोरी कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 4.2, ये जूल आ जाएगा, ठीक है ना। और 10 हो गया 0 और 21 जूल आ गया। तो इस तरह से यूनिट फैक्टर मेथड या ट्रिकी अगर यूज करना था, ट्रिकी में तो डायरेक्ट हम लोग कैलोरी बड़ा है, ट्रिकी अगर यूज करना था तो कैलोरी हमारा क्या है, बड़ा है, 5 कैलोरी ये बड़ा है और इसको जूल में चेंज करना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। रिलेशन क्या है 4.2 से, तो ये हमारा 21 जूल आ जाएगा। तो ये हमारा जो है कि डायरेक्ट जो है कि ट्रिकी वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ओके। तो हम प्रोसीड कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, और एग्जाम्पल रिलेशन 4 नंबर रिलेशन में हम बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है, डे है हमारा, ठीक है ना, डे है और इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डे और सेकेंड में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसमें इंटरनली कई कन्वर्जन इन्वॉल्व है। कहने का मतलब डे का सेकेंड से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारा। तो पहले डे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, आवर में। डे का आवर का डायरेक्ट रिलेशन है। फिर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे जो है कि मिनट में, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में, और फिर मिनट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड में। इतना सारा रिलेशन है। अब रिलेशन इतना सारा कन्वर्जन है। अब रिलेशन क्या है, तो डे और आवर में क्या रिलेशन है, तुम जानते हो 1 डे जो होता है, 1 डे इक्वल टू कितना होता है, 24 आवर हो जाता है। फिर आवर में 24 आवर्स, हाँ, आवर में और मिनट में रिलेशन देखना है। तो 1 आवर जो होगा ये जो है 60 मिनट के बराबर होगा, 60 मिनट्स हो जाएगा। और मिनट और सेकंड में देखेंगे तो 1 मिनट जो होगा ये 60 सेकंड के इक्वल होगा। तो इसमें 3 रिलेशन, 3 कन्वर्जन होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 डेज है हमारा, 5 डेज है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। तो सिस्टमैटिक जो हम लोग अप्रोच करेंगे, सबसे पहले 5 जो डेज है हमारा, डेज है, इसको आवर में चेंज करना होगा। आवर में चेंज करना है, देखिए आवर में चेंज करना है तो इसके लिए रिलेशन हमारा ये दिया हुआ है और इसके लिए यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 24 आवर बाई 1 डे, ये हमारा यूनिट फैक्टर हो गया। इस रिलेशन के हिसाब से यूनिट फैक्टर हो गया। अब देखिए डे डे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया आवर में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, आवर में आएगा। अब आवर को फिर हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो मिनट के लिए रिलेशन हमारा ये है, तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसका यूनिट फैक्टर क्या हो गया, 60 मिनट, 60 मिनट और बाई 1 आवर हो गया। यहाँ पे देखिए आवर आवर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये मिनट में हमको मिल गया और मिनट को फिर चेंज करना है सेकेंड में, तो मिनट सेकेंड का ये रिलेशन है। तो इसका यूनिट फैक्टर क्या हो गया, 60 सेकेंड और बाई 1 मिनट। देखिए मिनट मिनट फिर कैंसिल हो गया तो लास्ट में हमारा सेकेंड बच गया। तो सारे डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 यहाँ है, सारे डिजिट को 5 यहाँ हो गया और ये फिर 24 हो गया, 24 हो गया। फिर देखिए ये हमारा 60 हो गया, 60 हो गया और फिर हमारा यहाँ भी 60 हो गया, 60 हो गया। तो इतना जो है कि सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपल जो है कन्वर्जन है। सेम एग्जांपल देखिए एनसीईआरटी में एग्जांपल करके दिया हुआ है 2 डेज, हाउ मैनी सेकेंड इन 2 डेज, तो उसको भी आप सॉल्व कर लेना है और ये भी हम लोग का कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा कन्वर्जन हो सकता है, बस रिलेशन एक पता होना चाहिए। और बाय प्रोसेस हम लोग यूनिट फैक्टर मेथड यूज करते हैं और बाय ट्रिक ये ध्यान रखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा क्वांटिटी को, बड़ा यूनिट को छोटा में लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हम लोग का था डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग का यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसी में जो है एक टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए।
सर लिख लिया। लिख लिया ना, ठीक है। तो हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टाइम आउट भी हो सके हो तो फिर रीज्वाइन भी कर लेना है। 5 मिनट है इसमें अभी शायद, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए ये क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन जो है कि लैब में कराते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक लॉ है जो हर जगह यूज होता है, हर जगह हम लोग फॉलो करते हैं। और इसमें टोटल जो बेसिक लॉ है, देखिए इसमें लगभग जो है कितना लॉ है, तो फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन मास करके है। और सेकेंड लॉ इसमें होगा, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, डिफिनिट प्रोपोर्शन करके है ये सेकेंड लॉ। बहुत बेसिक लॉ है, बस सिंपल डिफिनीशन है इसमें और एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट लॉ हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो फोर्थ लॉ है गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ करके है। गे-लुसाक लॉ साइंटिस्ट का नाम है, गे-लुसाक लॉ, और ये गैसियस के लिए होता है। तो गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और गैस का अमाउंट हम लोग वॉल्यूम में मेजर करते हैं, तो ये गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नेक्स्ट लॉ है एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ करके है, एवोगाड्रो लॉ। फिर एक लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन करके एक लॉ है, प्रोपोर्शन भी। और भी लॉ है लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जैसे गैसियस स्टेट में आइडियल गैस लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, लेकिन वो फिर अलग चैप्टर है। गैसियस स्टेट उस वो भी बेसिक लॉ ही है। गैसियस स्टेट एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर गैसियस स्टेट, उसमें भी हम लोग को बहुत सारा बेसिक लॉ पढ़ना है, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ये सब भी है, लेकिन ये एकदम फंडामेंटल लॉ है। तो 1 बाय 1 करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बस इसमें डिफिनीशन है और एग्जाम्पल है, बहुत कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एनसीईआरटी में देख सकते हैं एक पेज में दिया हुआ है। अच्छा, लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये कौन दिया था? लेवोजियर दिया था। कौन प्रोवाइड ये किया था? लेवोजियर। ये जो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है, ये गिवन बाय प्राउस्ट दिया था, जोसेफ प्राउस्ट करके नाम है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये डाल्टन जो है कि दिया, डाल्टन प्रोवाइड किया था। गे-लुसाक लॉ गे-लुसाक ही दिया था। एवोगाड्रो लॉ गिवन बाय एवोगाड्रो। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है इसका ध्यान नहीं आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में या फिर जो है कि हम समराइज करेंगे, इसका डिटेल पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो 1 बाय 1 इसमें करके हम लोग को देखना है। तो आज लगभग हम लोग को यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी 20 मिनट है, तो यहाँ तक लिख लिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। यहाँ तक लिख। सर एवोगाड्रो का नाम इतना लंबा है। हाँ एवोगाड्रो का नाम जो है बहुत लंबा है, नहीं? लोरेंजो, रोमानो, एमिडो, कार्लो, एवोगाड्रो लंबा नाम, ठीक। तो चलिए इस पे हम लोग सर आप भी डीपीपी देंगे क्या? डीपीपी, हाँ, डीपीपी चैप्टर का देखिए, डीपीपी फिर वही उसमें वही रहता है। डीपीपी आपको जो है कि कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली है कि डीपीपी पढ़िए या लाइव क्लास पढ़िए या बुक पढ़िए, सब में एक ही मोटो है कि आपको समझना है और पढ़ना है ना। तो डीपीपी तो है जो है कि अवेलेबल, उसको शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडिशनल है क्या कि एक ही टॉपिक को
मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। एक टॉपिक पढ़ लिए समझ लिए, फिर उसमें इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना है। तो किसी भी सोर्स से हम लोग पढ़े, मोटो क्या है कि समझना है टॉपिक और क्वेश्चन लगना चाहिए, तो किया जा सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है जरूरत, लाइव क्लास जब कर रहे हैं तो सबका ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। लाइव क्लास में सारी चीज एक साथ मिल जाता है, नहीं समझ भी लेते हैं हम लोग उसको, डेफिनेशन हो या एग्जाम्पल हो या किसी तरह का डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो, तो ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है हम लोग को गेन होता है इसमें, ठीक है ना, मैक्सिमम गेन होता है। लेकिन ये है कि डीपीपी पावर पॉइंट जो है कि आपका उसमें जो है कि इलस्ट्रेटिवली जो है कि मिल जाता है। तो आपको क्या क्या बोल रहे थे, डीपीपी? हाँ क्या आप जो है सर कि हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करने से होगा ना सर? हाँ हाँ एकदम बेस्ट है, उसको तो करना ही है। नहीं सर, आप क्वेश्चन देंगे, हम सॉल्व करेंगे वैसा टाइप डीपीपी। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो हमको ही देना होगा क्योंकि टॉपिक वाइज जो हम लोग को चल रहा है उसमें तो आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। फिर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन जो है कि आपको हाँ ही देंगे, अभी तो हम ही देंगे डीपीपी करके, आपको टॉपिक वाइज डीपीपी करके देंगे, ठीक है ना, टॉपिक वाइज जो है डीपीपी करके देंगे। तो सर हाँ चलिए सर बोलिए। जब कॉलेज खुलेगा तो डीपीपी क्या? कॉलेज खुलेगा, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें जो फर्स्ट लॉ है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये जो है लेवोजियर जो है कि प्रपोज किया था, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये होता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, ये जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए इसमें बेसिकली है क्या कि कोई भी जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में क्या है हमारा रिएक्टेंट है और फिर क्या बनता है जो है कि इसका प्रोडक्ट बनता है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना हम लोग इनिशियली अमाउंट लेते हैं रिएक्टेंट का, और फाइनली प्रोडक्ट का भी उतना ही अमाउंट मिलेगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन में, टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा, टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट होगा ये इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट है। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के जो है कि मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ऐसे कहते हैं कि इस लॉ से क्या पता चल रहा है कि मास को ना हम लोग क्रिएट, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। तो इसको स्टेटमेंट में ऐसे भी लिखते हैं, समझने के लिए ये हो गया। स्टेटमेंट में ऐसे भी लिखेंगे कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, या मैटर नहीं, मास कहें या मैटर कहें या सब मैटर, या फिर जो है कि जो मास है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दिस इज डिस्ट्रॉय, तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें मीनिंग क्या है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन अगर गैस है और इसका हम लोग कंबशन कराते हैं, बर्निंग कराते हैं, तो देखिए ये CO2 गैस बन जाता है और प्लस जो है कि H2O जो है कि प्रोडक्ट वाटर बनता है। और जो लेवोजियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिया था, लेवोजियर जो दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय लेवोजियर, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट भी और मेजरमेंट जो है कंबशन जो होता है प्रोसेस, जो कंबशन प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस है, उसी के लिए कैलकुलेशन किया था जाएगी। तो जो लेवोजियर है, लेवोजियर ये अपना एक्सपेरिमेंट भी कंबशन, बर्निंग जो रिएक्शन होता है, कंबशन जो रिएक्शन होता है, इसी के लिए किया था। फॉर एग्जांपल ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो इसमें देखिए 16 ग्राम अगर मीथेन जो है कंबाइन कर रहा है, 2 O2 है यानी कि 32, ये 64 ग्राम हो गया। तो अगर 16 ग्राम मीथेन और 64 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा
तो ये टोटल कितना हो गया 80 ग्राम हो गया, 80 ग्राम हो गया, हाँ 80 ग्राम हो गया। तो प्रोडक्ट भी हमारा टोटल कितना बनेगा 80 ग्राम ही बनेगा। तो ये देखिए CO2 का कितना होता है मास 44 होता है, और वाटर का मास कितना है 18, यानी 2 × 18 जो है। तो ये जो है कि टोटल मास भी जो है कि हमारा कितना होना चाहिए, जो है कि टोटल मास भी 80 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ था। देखिए सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। हम लोग मूव कर रहे हैं सेकेंड लॉ में, सेकेंड पेज। ठीक है, चलिए मूव कर रहे हैं सेकेंड पेज में। देखिए जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन है ये गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, या प्राउस्ट सिर्फ कह सकते हैं कि जोसेफ जो प्राउस्ट था ये प्रपोज किया था, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, जो प्राउस्ट ये दे दिया था। और इसमें क्या होता है डिफिनिट प्रोपोर्शन में, कि कोई कंपाउंड है या सब्सटेंस है, जिस फॉर एग्जांपल मानते हैं वाटर अगर है, तो वाटर किसी भी सोर्स से हो, चाहे टैप वाटर हो, या फिर जो है कि रिवर का वाटर हो, रिवर वाटर हो, या फिर रेन वाटर हो, रेन वाटर हो। वाटर जब भी होगा उसमें फार्मूला उसका H2O ही होगा, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। वो हमेशा जो है कि 2:, देखिए हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन 16 है, तो 2:16, या फिर इसको 1:8 बाई मास के रेशियो, बाई मास जो है वो हमेशा फिक्स डिफिनिट रेशियो होगा। बाई मास उसका रेशियो हमेशा डिफिनिट होगा वाटर का, चाहे वो टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, या रेन वाटर हो, हमेशा फिक्स होता है। देखिए एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है कॉपर के एक ओर का, जिसमें कॉपर होता है। ये टेबल ऐसे जो है कि दिया हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिनल जो है कि डाटा है, कॉपर का एक ओर है, जिसमें कॉपर का ओर जो है एक नेचुरल जो है कि नेचुरल ओर लिया हुआ है, नेचुरल ओर। और कॉपर के ओर में कॉपर होता है, परसेंटेज कॉपर भी दिया हुआ है, कॉपर का परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज कार्बन दिया हुआ है, और फिर परसेंटेज ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो एक नेचुरल सोर्स है, एक आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, एक आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक ओर दिया हुआ है। तो देखिए जो नेचुरल ओर है, ठीक है ना, नेचुरल जो ओर है और आर्टिफिशियल जो ओर है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में जो है कि परसेंटेज जो है कॉपर का सेम पाया गया, ठीक है ना। दोनों में जो परसेंटेज अब जो है कि परसेंटेज है कॉपर का वो सेम मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है कि, ठीक है, तो इसमें जो है कि परसेंटेज ऑफ कॉपर जो है कि देखिए दोनों में कितना है 51% एग्जैक्ट परसेंटेज है, या परसेंटेज ऑफ जो कार्बन है, दोनों में कार्बन का परसेंटेज भी सेम है, दोनों में ऑक्सीजन का परसेंटेज भी सेम है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है, बस एनालाइज करना है कि नेचुरल सोर्स है या आर्टिफिशियल सोर्स में, दोनों में कॉपर का परसेंटेज सेम है, कार्बन का परसेंटेज सेम है, ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम है बाई मास। तो इसी कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। यानी मतलब ये हुआ कि कंपाउंड जो है ऑलवेज हैव डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। कुछ भी सोर्स हो सकता है, उसमें जो है एलिमेंट का मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा डिफिनिट होता है, फिक्स होता है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड हैव, या एलिमेंट ऑफ कंपाउंड हैव डिफिनिट और फिक्स रेशियो बाय मास, ऐसे कह सकते हैं। एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं ऑफ ए गिवन कंपाउंड, ऑफ ए गिवन कंपाउंड, ऑफ ए गिवन कंपाउंड हैव definite or fixed ratio, have definite ratio of element by mass। by mass उनका रेशियो डिफिनिट होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो किसी भी सोर्स से लिए गए हों, irrespective of source of compound,
सोर्स ऑफ कंपाउंड। तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लॉ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, टाइम भी लगभग एंड होगा और लगभग सारे बैचेज में सेम यहाँ तक हम लोग इक्वलाइज कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर गेलुसॉफ लॉ या एवोगाड्रो लॉ ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? एनीथिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्लास sir. आज का यही बाइंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।